Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Abid from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करेंगे हमने चैप्टर नंबर 3 और आज ही कंप्लीट भी कर देंगे इसको। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं 20 डे स्टडी जिसमें हम अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हाफ ईयरली के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए कॉमर्स के। चलो स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर और आज इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ में हमें क्या करना है इसको डिटेल में आज हम देखने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखो समझो, सबसे पहले बिजनेस का मतलब तो बता चुके था मैं लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि बिजनेस का मतलब क्या होता था कि जब हम लोग किसी भी सामान को बनाते हैं या फिर बना बनाया खरीद के उसको मार्केट में सेल करते हैं। बिजनेस का मतलब आप भी समझ लीजिए, मार्कर है, मैंने खरीदा, किसी और को प्रॉफिट लेके बेच दिया, या फिर मैंने इसको प्रोड्यूस किया, बनाया और प्रॉफिट लेके आपको बेच दिया। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपकी बिजनेस में आती हैं। अब बिजनेस में कितनी तरह की एक्टिविटीज़ होती है? चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती हैं? तो बिजनेस में दो तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है इंडस्ट्री और जो दूसरी होती है वो क्या होती है? कॉमर्स। फर्स्ट होती है आपकी इंडस्ट्री और सेकंड क्या होती है बेटा? आपकी कॉमर्स। तो इंडस्ट्री क्या होता है सबसे पहले समझो। कॉमर्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे, पहले हम लोग इंडस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, इंडस्ट्री का मतलब अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो इंडस्ट्री का मतलब होता है कि मान लो ऐसी कोई भी चीज़ जो यूज़फुल नहीं है, ऐसे कोई भी जैसे रॉ मटेरियल है वो यूज़फुल नहीं है, उसको यूज़फुल बनाने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। जैसे मान लो प्लास्टिक थी, कोई यूज़ काम की नहीं थी, उसको प्लास्टिक से टेबल बना दिया, चेयर बना दिया। लकड़ी थी, वुड था, वुड से बोर्ड बना दिया। समझ में आ रही बात? लोहा था, लोहे से अलमारी बना दिया। मतलब किसी काम का नहीं था, उसको यूज़फुल बनाने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री। समझ में आ रही है बात? ऐसी इंडस्ट्री क्या होती है? जो भी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखोगे, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। समझ रहे हो? रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम जो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? जैसे ये कपड़ा देख रहे हो, अभी काम का नहीं है, इससे मैं झोला बना लूँ, अब सब्ज़ी लेने जाऊँ तो कब काम का रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो फिर वो क्या काम, वो कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? बुकिश लैंग्वेज में देख लो, इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड मतलब गुड्स का फॉर्म चेंज कर दिया। लकड़ी थी, बोर्ड बना दिया। समझ रहे हो? प्लास्टिक थी, चेयर बना दिया। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें, बेंच, वो लोहा था, स्टील था, उससे बेंच बना दिया। तो ये सारी चीज़ें कर दिया। तो फॉर्म्स ऑफ गुड्स के फॉर्म को चेंज करना फ्रॉम एनी स्टेज, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करने का काम कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं इंडस्ट्री के? ठीक है, नंबर 1 पर है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर है प्रोडक्शन, वाइड स्कोप, क्रिएशन यूटिलिटी और 4th इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी पहला फीचर्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स ही बोलते हैं ना। क्लियर है ना? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया इंडस्ट्री में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो ही होती है, हम लोग प्लास्टिक से मार्कर बना रहे हैं, है ना, लकड़ी से ये बोर्ड बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं? खेलने कूदने के लिए नहीं। किस लिए बना रहे हैं? इससे ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, कस्टमर को बेच के प्रॉफिट कमा सकें, इसीलिए तो होता है। तो इंडस्ट्री क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फ्री में कोई काम नहीं होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है। नंबर 2 बेटा प्रोडक्शन समझते हो? प्रोडक्शन का मतलब होता है सामान बनाना, और इंडस्ट्री में सामान ही तो बनाया जाता है। कार से लेके बाइक, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ जो बनता है, मोबाइल जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, सब कौन करता है? इंडस्ट्री में ही तो आता है। जो मोबाइल बनाता है किस में आती है? वो इंडस्ट्री में ही तो आता है। तो प्रोडक्शन होता है इसमें। समझ में आ रही बात? नंबर 3 वाइड स्कोप। इसका स्कोप बहुत बड़ा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। स्कोप इसका होता है इंडस्ट्री का बहुत ही वाइडर टर्म है। ठीक है। नंबर 4 क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी।
ये यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें यूटिलिटी नहीं है उसमें यूटिलिटी लाने का काम कर रहा है ना। जैसे अभी मोबाइल का अलग, मोबाइल के सारे पार्ट्स को अलग कर दो, क्या कोई काम का है? नहीं है। तो उससे वो अलग अलग पार्ट्स से क्या बना रहे हैं, कैमरा ले लिया, लेंस ले लिया, है ना, अलग अलग ट्रांसफार्मर ले लिया, सारी अलग अलग चीज़ लेके एक चीज़ बना दी, क्या बना दी, मोबाइल बना दी। तो उससे मोबाइल बना रहे हो। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है उसको यूज़फुल बनाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। नंबर 5 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडस्ट्री से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, नई नई चीज़ें बन रही है तो हमारे देश में डेवलपमेंट भी हो रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ तो अब देखो हम लोग देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कितने तरह की होती है, ठीक है। तो पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी और थर्ड है टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो पहले से जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हमको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री। वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। रॉ मटेरियल क्या? जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, प्लास्टिक्स हो गई, वुड हो गई, जो भी रॉ मटेरियल है, या फिर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। रॉ मटेरियल के साथ साथ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हो गया ना, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल समझते हो, कोल हो गया, ये सारी इंडस्ट्री किस में आती है? प्राइमरी में आती है। और जो जानवर जैसे मिलते हैं, एनिमल्स को पालना हो गया, एनिमल्स हमें क्या मिलता है? ऊन मिलता है, पता है कि नहीं पता है? एग मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती है। फिशिंग हो गया, तो ये जितनी भी है किस में आता है? प्राइमरी में। मतलब एक तरह से जहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा सामान मिलता है, वो इंडस्ट्री किस में आती है? प्राइमरी में आती है। सेकेंड है बेटा आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कंप्लीट करने का काम करती है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री इनको देती है, प्राइमरी इंडस्ट्री यहाँ से रॉ मटेरियल देती है, भाई लकड़ी दे दिया, लोहा दे दिया, सारी चीज़ें दे दी। अब उससे जो सामान बनता है, जैसे टेबल बना दिया, ठीक है, प्लास्टिक से चेयर बना दिया, ये सब काम कौन करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है और रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम कौन करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। कौन करता है बेटा? सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। क्लियर हो गया। थर्ड है आपका टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो इन दोनों को सर्विस प्रोवाइड करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। भाई को रॉ मटेरियल लाना है, इनको रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? टर्शियरी इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट, टर्शियरी सेक्टर। अगर सामान खराब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, उसकी सर्विस कौन देगा? इंश्योरेंस, टर्शियरी सेक्टर। समझ में आ रही बात? ये सारे सेक्टर किस में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर। तो टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की क्या करता है? हेल्प करता है। सामान बनवाने में किस तरह से हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी से, वेयर हाउस की फैसिलिटी से, इंश्योरेंस की फैसिलिटी से हेल्प करता है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की। सिंपल वर्ड में बात करें, टर्शियरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करती है। क्लियर हुआ। अब आगे डिटेल में बात करते हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्री। पहली है आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरी जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। नेचुरल रिसोर्सेज समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे वाटर, है ना, सनशाइन, और क्या हो गया? कोल, आपका पेट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, गॉड गिफ्टेड है। फॉरेस्ट, तो ये सब कौन है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोवाइड करने का काम करती है वो सारी कौन होती है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है। नंबर 2 पर जेनेटिक इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो जानवरों को पालने का काम करती है, जैसे आपके भेड़ हो गए, शिप हो गया, आपका एग वगैरह आपको चाहिए होते हैं, फिशिंग हो गया, है ना, जो एनिमल्स को पालते हैं उससे हमें जो रॉ मटेरियल मिलता है उसको प्रोवाइड करने का काम कौन सी इंडस्ट्री करती है? जेनेटिक इंडस्ट्री करती है। कौन करती है बेटा जी? जेनेटिक इंडस्ट्री करती है। क्लियर। उसके बाद आपका सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री तो वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल, जहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले, रॉ मटेरियल मिले, अब ऊन मिला, ऊन को स्वेटर में, जैकेट में बदलने का काम कौन करता है?
सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। कौन करता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। सेकेंडरी इंडस्ट्री दो तरह की है, एक है कंस्ट्रक्शन, एक है मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री छोटी सी है, समझ लो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर मेकिंग ब्रिज, डैम, पुल, ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े फ्लैट। तो जो इंडस्ट्री ब्रिज बना रही है, पुल बना रही है ना, आपका बिल्डिंग बना रही है, जो बड़ी बड़ी काम कर रही है, बड़े बड़ी चीज़ें बनाने काम कर रही है, वो कौन सी इंडस्ट्री होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। कौन सी इंडस्ट्री होती है बेटा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल एंड लास्ट इज सिंथेटिकल। ठीक है, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें कई प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस इंडस्ट्री नाम से काम बता रहा है, देखो प्रोसेस इंडस्ट्री जिसमें मैनी स्टेप्स, जहाँ पर कई स्टेप्स होते हैं। मतलब जैसे मान लो कॉटन हो गया, अब आपको कपड़े बनाने हैं, तो कपड़े बनाने के लिए क्या होगा? कॉटन इंडस्ट्री में जब आओगे तो पहले कॉटन चाहिए, है ना। कॉटन लाओगे, उसको काटोगे, सुखाओगे, फिर वो सूखने के बाद कपड़ा जब बन जाएगा फिर टेलर के पास ले जाओगे, ब्लीचिंग होगी, डाइंग होगी, इतना कुछ होने के बाद आपको क्या मिलता है? ये कपड़ा पहनने को मिलता है। समझ में आ रही बात? ऐसे मिलता है, एक प्रोसेस में नहीं होता। तो कपड़ा किस पे कैसे बनते हैं? जो आपके क्लोथ्स होते हैं कैसे बनते हैं? मैनी प्रोसेस होते हैं, उसमें क्या होते हैं? कई प्रोसेस होते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लो शुगर का। अब शुगर समझते हो? चीनी किससे बनती है? गन्ने से बनती है, शुगर केन से बनती है। तो चीनी कैसे बनती है? एक बार में नहीं बनती, उठाए और लाए चीनी बन गई, नहीं। पहले आप शुगर केन लाते हो, गन्ना लाते हो, फिर गन्ने को काटते हो, सुखाते हो, शुगर केन जूस बनाते हो, मतलब उसमें इतने स्टेप्स होते हैं। उसके बाद हमें जाकर शुगर मिलती है, जिसमें कई प्रोसेस होते हैं। उस इंडस्ट्री को हम लोग कौन सी इंडस्ट्री बोलते हैं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री बेटा समझ गया ना प्रोसेसिंग। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अलग अलग पार्ट से मिलकर एक नया पार्ट्स बनाती है। मतलब अलग अलग पार्ट लिया, अलग से यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, यहाँ से कुछ, और उससे एक नई चीज़ बना दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे सर क्या? जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, भाई आपको मॉनिटर लेके आए, आप मॉनिटर में कीबोर्ड चाहिए था, फिर आपने यहाँ पे CPU लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे UPS लगा दिया, फिर आपने यहाँ पे स्पीकर रख दिया। अब आपका कंप्यूटर क्या हो गया? माउस आ गया, तो आपका कंप्यूटर बन के तैयार हो गया। मतलब CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर सबको जब एक साथ में ला के रख दिया तो वो क्या बन गया? हमारा कंप्यूटर बन गया। अलग अलग से भी तो था ना, स्पीकर अलग है, CPU अलग, मॉनिटर अलग काम आ सकता है, UPS अलग काम आ सकता है, लेकिन साथ में इसको बना दिया, क्या हो गया? असेंबलिंग इंडस्ट्री। आप एग्जांपल एक और ले सकते हो कार का। कार अलग अलग पार्ट से बनती है, उसमें लोहा अलग अलग रहता है, प्लास्टिक अलग रहती है, टायर अलग रहता है, अलग अलग जगह से सारी चीज़ें लेके आते हैं और फिर साथ में क्या बना देते हैं? कार बना देते हैं। तो ये इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। क्या होती है? असेंबलिंग इंडस्ट्री होती है। थर्ड कौन सी बेटा? एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री बेटा वो इंडस्ट्री होती है जो एक किसी प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है। जो एक प्रोडक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है, वो एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। एग्जांपल, ऑयल समझते हो? अब ऑयल है तो ऑयल से क्या होता है? पेट्रोल बनता है, मिलता है, डीजल है, फिर केरोसिन हो गया। मतलब ऑयल है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करती है, वो कौन होती है? एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। क्लियर? उसके बाद लास्ट आपको बेटा सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में क्या होता है? सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा केमिकल या कोई प्रोडक्ट मिलाया जाता है जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं और उससे एक नई चीज़ बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंथेटिकल इंडस्ट्री। एग्जाम्पल में क्या लिख के आओगे? सीमेंट, ठीक है, पेंट, ये सारी चीज़ें। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? लोग सोचते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री भी वही है जहाँ पर दो या दो ज़्यादा मिलके कोई नई चीज़ बनाते हो, कार, कंप्यूटर, ये सब क्या है? असेंबलिंग। इसमें भी वही है, लेकिन इसी एक चीज़ को ध्यान से समझना, असेंबलिंग में अगर हम मॉनिटर अलग कर दें, स्पीकर अलग कर दें, UPS अलग कर दें, क्या इन लोग को अलग करने के बाद भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्पीकर को हम अलग से यूज़ कर सकते हैं, UPS को अलग से यूज़ कर सकते हैं, मॉनिटर को अलग से यूज़ कर सकते हैं। ये सब इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री हुई? असेंबलिंग इंडस्ट्री। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी वही काम है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिलाते हैं तब जाके एक नया चीज़ बनती है। लेकिन अब जो केमिकल मिला रहे हो,
हाँ, तो उसमें सिंथेटिकल इंडस्ट्री में उसको कोई काम नहीं है। अगर अलग से उससे क्या बनता है, पेंट बनता है, सीमेंट बनती है, सोप साबुन बनता है ना। लेकिन अगर वो केमिकल क्या पर्सनली आपको कोई काम आ सकता है, खाने काम आ सकता है, पीने काम आ सकता है, नहाने काम आ सकता है, नहीं। वो केमिकल मिला के आप साबुन बना सकते हो, वो केमिकल मिला के आप पेन बना सकते हो, लेकिन अलग से उसका कोई यूज़ हमारी लाइफ में नहीं होता है। जबकि असेंबलिंग इंडस्ट्री में मॉनिटर का, यूपीएस का हमारी लाइफ में अलग से भी काम आ जाता है। इसलिए ये डिफरेंस होता है असेंबलिंग और सिंथेटिकल इंडस्ट्री में। दोनों में ही 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर नया चीज़ बनती है, बट इसके जो होते हैं उसका कोई काम नहीं होता है पर्सनली, बट इसमें ये अलग अलग भी काम में हमारे आ जाते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। और लास्ट में बेटा टर्शियरी इंडस्ट्री, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। टर्शियरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो कि क्या करती है भाई, क्या करती है बताओ, कोई बताएगा। टर्शियरी इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो कि हमें प्रोवाइड करती है क्या, सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज। हमें नहीं, किसको प्रोवाइड करती है, प्राइमरी को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। वो इंडस्ट्री कौन होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री। इनडायरेक्टली एक तरह से कह सकते हो टर्शियरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच आर डूइंग हेल्प फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें आपके टर्शियरी सेक्टर में आती है। पैकेजिंग वगैरह भी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी, तो ये सारी चीज़ें आती है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अच्छा, आगे की वीडियो है उसी में बहुत ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो मैं इस वीडियो में उस वीडियो को अटैच कर दे रहा हूँ। बाकी का चैप्टर उसमें देख लो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। इसको पूरा देखने के बाद कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं वीडियो में साथ में अरेंज कर दे रहा हूँ। आज आगे लेके चलते हैं और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे इंडस्ट्री को डिवाइड किया गया है, तो वही आज हम लोगों को देखना है। उसके अलावा जो लोग चैनल पहली बार आए हो तो उनको मैं बता दूं, इसका पार्ट 1 आ चुका है ऑलरेडी। मैंने 40 से 50% चैप्टर कवर करा दिया है, तो जाके पहले उस वीडियो को देखो, फिर इसको देखो, अच्छे से समझ में आएगा। और जो लोग अकाउंट्स, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आईसीएसई और आईएससी के पैटर्न पर पूरा क्लास 9 से 12 ये चैनल आपको प्रोवाइड करता है, और साथ ही आपको इंग्लिश की भी वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो चलो जो पढ़ना चाहते हैं वो जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, तो देखो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कितने पार्ट से बांटा गया है, देखो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। देखो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री तो देख लिया हम लोगों ने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी वगैरह। अब ये इंडस्ट्री को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि मान लो सपोज आप एक अमाउंट पैसा, मतलब मान लो आप 5 लाख रुपए लगाते हो, वो स्मॉल की हो गई। आप उससे ज्यादा पैसा लगाते हो, 25 लाख लगाते हो, वो स्मॉल में आ गया। आपने 50 लाख रुपए लगाया, वो मीडियम में आ गया। आपने लार्ज में लगाया तो वो किस में आ गया, किस में आ गया, लार्ज में आ गया। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, वो बड़ी इंडस्ट्री होती जाएगी। ठीक है, तो ये अमाउंट है नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो माइक्रो इंडस्ट्री क्या होती है, देखो इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स बांटा जाता है। एक इंडस्ट्री होती है जो गुड्स बनाती है, क्या बनाती है, गुड्स बनाती है, सामान बनाती है। और कुछ इंडस्ट्री होती है वो क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, गुड्स या फिर सर्विसेज। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कुछ वजह से लिख रहा हूँ, अभी बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ। गुड्स, सर्विसेज, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। तो कुछ इंडस्ट्री है जो गुड्स बनाती हैं और कुछ इंडस्ट्री है वो क्या करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो उसी के बेसिस पे बांटा गया है। ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्री है जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह बनाती है, लगाती है ना, जो देखो गुड्स बनाएगा तो उसके खर्चे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि उसको भाई प्लांट बनाना पड़ता है, मशीनरी खरीदनी पड़ती है, उसके खर्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो क्या करती है, अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उन लोग क्या है, नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड करनी, सामान नहीं बनाना होता, इतना बड़ा सेटलमेंट नहीं करना होता है, तो उनको कंपेयर टू गुड्स वाली इंडस्ट्री की कंपेयर में पैसे कम लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन में क्या किया है, जो लोग देखो, जो लोग कितना है 25 लाख से 10 लाख, मतलब जीरो से, कहां से, जीरो से 25 लाख तक, है ना, किस में लगाते हैं, गुड्स में लगाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी लगाते हैं।
उनको हम लोग किसमें जानते हैं, माइक्रो यूनिट्स में। और जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने में 10 लाख तक लगाते हैं, 0 से 10 लाख तक, वो किसमें आते हैं, आपके माइक्रो यूनिट्स में आते हैं। मतलब सर्विसेज वाले में 0 से 10 लाख और गुड्स के पर्पस में 0 से 25 लाख। ये अमाउंट याद रखना, बस जाके बस यही लिख देना अपने ओन वर्ड्स में। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम 5 करोड़ तक और मैक्सिमम 2 करोड़ तक। स्टार्ट कहां से होता है ये स्मॉल वाला, वही जहां से ये खत्म होता है, 25 लाख में खत्म होता है। तो 25 लाख से 5 करोड़ तक वाले किसमें आएंगे, स्मॉल यूनिट्स में। और आपके 10 लाख से लेके 2 करोड़ तक वाले किसमें आएंगे, वो भी आपके स्मॉल यूनिट्स में आएंगे। अगर गुड्स बनाने में खर्चे 25 लाख से 5 करोड़ में होते हैं तो वो किस में जाएंगे, स्मॉल यूनिट्स में। और अगर आपके 10 लाख से 2 करोड़ तक में आते हो, वो किस में आएंगे, स्मॉल, ठीक है, वो भी स्मॉल यूनिट्स में जाएंगे। मीडियम में क्या है, इसका अमाउंट याद रख लो भाई, यहाँ पे कितना खत्म होता है, 5 करोड़। तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक वाले किस में जाएंगे, मीडियम में जाएंगे। और सर्विसेज के पर्पस में 2 करोड़ से 5 करोड़ वाले किस में जाएंगे, मीडियम में जाएंगे। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन है सिलेबस में तो इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। गुड्स, और इसमें क्या है भाई, ग्रेटर देन, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, चाहे जितना हो, अरब में पहुंच जाए, 10 करोड़ 50 करोड़ जितना भी हो जाए। और इसमें भी सर्विसेज के केस में भी यही है कि जितना भी ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा होता है तो वो सारे किस में जाएंगे, हमारी लार्ज इंडस्ट्री में जाएंगे। समझ में आई बात। तो इसी तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर आएगा तो सबके अमाउंट वगैरह लिख देना, काम खत्म। ये गुड्स में कितने लगते हैं, सर्विस वाले में कितने लगते हैं, सिंपल। समझ में आई बात, इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी इंडस्ट्री मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया था। इंडस्ट्री क्या थी, फिर से एक बार बताता हूँ। वो सारे लोग जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं फिनिश प्रोडक्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। मतलब एक ऐसी चीज जो मेरे लिए भी इतना यूजफुल नहीं थी, हेल्पफुल नहीं थी, उसको हेल्पफुल बनाने का काम कौन सी करती है, इंडस्ट्री का काम कौन करता है, वो इंडस्ट्री करती है। क्लियर है, समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट हेडिंग हमारी, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। जो स्मॉल बिजनेस है उसका क्या रोल है इंडिया में। देखो भाई, नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज और एक्सचेंज अर्निंग। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, 95% लोग आज भी स्मॉल इंडस्ट्री पे डिपेंड है। सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो लार्ज इंडस्ट्री पे डिपेंड है। समझ में आ रही है। मतलब इंडिया में इतने लोग हैं, लेकिन 95% लोग आज भी स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला काम करते हैं, लार्ज वाला नहीं करते हैं। समझ में आई बात। तो इंडिया को हम लोग बोल सकते हैं ना, किस पे डिपेंडेड है वो, स्मॉल इंडस्ट्रीज पे। तो क्या बोला, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, क्या रोल है इंडिया में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। 95% लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज पे काम करते हैं। समझ में आ रही बात। तो एम्प्लॉयमेंट, तो स्मॉल बिजनेस क्या करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। इंडिया के 95% लोग जो कि इंडस्ट्री में रिलेटेड काम करते हैं, वो किस पे डिपेंड है, स्मॉल बिजनेस पे, लार्ज पे डिपेंड नहीं है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चल नंबर 2, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस करता है रीजनल को, मतलब रीजन समझते हो, अलग अलग एरिया, जो बैकवर्ड एरिया है उनको बैलेंस करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि जो छोटी छोटी बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, वो हर जगह है। यूपी में भी है, एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है, आसाम में भी है, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, मतलब हर जगह, हर स्टेट में, ठीक है, हर बड़े बड़े सिटीज में। तो अब ये क्या करते हैं भाई, हर जगह इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। भाई मान लो एमपी में ज्यादा है तो यूपी में भी इस तरह वाले के लोग हैं ना, तो इतनी गरीबी नहीं फैलने पाती है। और जितना ज्यादा ये फैलेंगे, जितना ज्यादा इनका छोटे छोटे एरिया में विकास होगा, उतना ही जो है, जो देश हमारा पीछे चल रहा है, वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लो सपोज यूपी में एम्प्लॉयमेंट कम है, एमपी में ज्यादा है, अगर इसको हम लोग बढ़ावा दें, स्मॉल बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाएं, यूपी के हर एरिया में आ जाए, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, जितने भी शहर हैं, तो धीरे धीरे यूपी भी क्या हो जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेगा, है ना। तो ये क्या करता है, बैलेंस करता है। यूपी भी टक्कर देगा सबको, एमपी को, महाराष्ट्र को। अभी भी ऐसा नहीं है, नहीं देता है, लेकिन नॉर्मली यूपी पीछे आता है। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, बाकी जो आपके स्टेट है उनको भी टक्कर देना स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट सारे एरिया को बराबर करने का काम करता है। नंबर 3, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, देखो ये जो भी बिजनेस में पैसा लगाते हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट। आपने कुछ पैसे लगाए, वो क्या है, हमारा इनपुट। अब जो उससे हमें मिला वो मेरा क्या है, आउटपुट। तो कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में, स्मॉल इंडस्ट्रीज में अगर आप 10 रुपए लगाते हो,
तो 25 रुपए मिलता है, ऐसा होता है, ठीक है। और लास्ट में लगा लो 10 रुपए, तो कंपेयर में उसमें कितना मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है। तो कहने का मतलब इनपुट जितना भी लगाते हो कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज के, आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज में आउटपुट क्या होता है, वो ज्यादा मिलता है। समझ में आई बात। नंबर 4, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जहां के लोग होते हैं वहां के जो लोकल रिसोर्सेस होते हैं उसको अच्छी तरह से मोबिलाइज करते हैं, अच्छी तरह से यूज करते हैं। जैसे मान लो आप लखनऊ के हो, लखनऊ में क्या फेमस है, चिकन के कपड़े फेमस है, तो वहां पे चिकन के कपड़े क्या होते हैं, ज्यादा अच्छे मिलते हैं ना। अच्छा, कानपुर किसके लिए फेमस है, लेदर के लिए, तो वहाँ चमड़े का जितना भी सामान है बहुत फेमस है, बहुत अच्छे से मिलता है। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। तो ये क्या है, मोबाइल, तो वहां पे क्या है, वहां पे लेदर का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। समझ में आई बात। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर लोकल रिसोर्सेस वही है, तो वहां पर वो लोग उस तरीके, उस रिसोर्सेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं और अच्छे से भाई बिजनेस भी बढ़ता है। वो कानपुर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में सामान जा रहा है। समझ में आ रही बात। चलो लास्ट क्या है, एक्सचेंज अर्निंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज अर्निंग का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज अर्निंग का मतलब होता है बच्चों कि देखो आप सामान बनाते हो, इसमें क्या होता है, स्मॉल बिजनेस, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, मतलब एक इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्ट बनाती है। अब वो प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होते हैं, हमें सामान को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। हम अपने ऊपर से डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, हम अपने ऊपर डिपेंड है, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं होते। हम लोग खुद ही सामान अपने क्या कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, बना लेते हैं। समझ में बात, कहीं से हमें मंगाना नहीं पड़ता है। दूसरा चीज क्या करता है, सामान को एक्सपोर्ट भी करता है। भाई दूसरी कंट्री तो मांगेगी ना, भाई इतना सारा सामान हम लोग बना रहे हैं स्मॉल बिजनेस वाले, तो दूसरी कंट्री तो सामान मांगेगी। अब जब वो सामान मांगती है तो हम लोग भेजते हैं, और जब भेजते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दूसरी कंट्री की करेंसी मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी होता है, मतलब विदेशी जो कंट्री की जो करेंसी वो भी आता है, ताकि जब हमें जरूरत पड़ने में सामान खरीदना वगैरह हो तो हम खरीद सकते हैं। और हमारी इकोनॉमी को भी अच्छा करता है, ये हमारी इकोनॉमी को देश की अच्छी करता है। जितना ज्यादा स्मॉल बिजनेस बढ़ेगा उतनी ज्यादा हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी, अच्छी होगी। समझ में आई बात। तो ये क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांटा गया था, याद है आप लोगों को, मैंने बताया था, क्लासिफाई किया था। एक है इंडस्ट्री, दूसरा क्या है, कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स, देखो इंडस्ट्री का मतलब तो मैंने बता दिया, अब बचा कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होता था, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदलने का काम करती है, वो कौन होती है, इंडस्ट्री। मतलब समझ में आई बात, मतलब प्लास्टिक को जो बोर्ड बनाने का काम करती है, प्लास्टिक को चेयर बनाने का काम करती है, जो लोहे से बड़े बड़ी अलमारी बनाती है, कुछ भी बनाती है, मतलब जो सामान बनाने का काम करती है वो कौन करती है, इंडस्ट्री करती है। अब इंडस्ट्री के बाद नंबर 2 पर क्या आता है, नंबर 2 पर है हमारा कॉमर्स। दूसरी एक्टिविटी क्या है, कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या होता है सर, तो सामान बनाने तक जितना भी काम होता है वो किसमें था, इंडस्ट्री में था। अब सामान बनने के बाद जो भी एक्टिविटीज होगी बाइंग एंड सेलिंग में, वो क्या होता है, कॉमर्स होता है। मतलब प्रोडक्ट बन के तैयार है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। समझ में, देखो बाइंग एंड सेलिंग वो तो कॉमर्स है, मतलब जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होगी, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होगी वो कॉमर्स है। हाँ, बिजनेस में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब कॉमर्स में आता है। और बाइंग और सेलिंग होती ही वो तो कॉमर्स है। लेकिन बाइंग एंड सेलिंग के अलावा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसको इंश्योरेंस कराना, उसको वेयर हाउस में रखना, सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब सामान बनने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सब किस में आता है, हमारा कॉमर्स में आता है। किस में आता है, हमारा कॉमर्स में आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो क्या लिखा है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो अब एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। कॉमर्स इज कंसर्न विद द बाइंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। मतलब कॉमर्स में क्या आता है, पहली चीज तो बाइंग होती है, दूसरी चीज सेलिंग होती है। बाइंग एंड सेलिंग होती है, साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम होता है। कमोडिटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बाइंग एंड सेलिंग हो रही है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किसमें होता है, कॉमर्स में आता है। इट इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम, ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एंड द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब बिजनेस से सोसाइटी तक पहुंचाने का काम किसको, गुड्स को या सर्विसेज को एक्सचेंज करने का काम कौन करता है, कॉमर्स करता है। भाई सामान बनाने तक का काम इंडस्ट्री करती है, लेकिन सामान बन जाता है तो उसको कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, बाइंग एंड सेलिंग में जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कौन करता है,
कॉमर्स करता है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स का मतलब क्या होता है सर? एकदम सिंपल वर्ड में बोलूं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स का मतलब होता है कि कॉमर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंट है, ये आपका पेपर में आएगा क्वेश्चन। कॉमर्स क्या होता है? डिफाइन कॉमर्स एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स। चाहे 2 आए चाहे 5 आए, तो अच्छे समझ लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। नंबर 1, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पहले हिंड्रेंस का मतलब समझो। देखो हिंड्रेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, रुकावटें, दिक्कतें, है ना। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, तो मतलब बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में। जब सामान की हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसमें कस्टमर से लेकर, सॉरी, सामान बनने से लेकर, प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक पहुंचने में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में। जो कौन रिमूव करता है? वो कॉमर्स रिमूव करता है। कौन रिमूव करता है? कॉमर्स रिमूव करता है। कैसे करता है चलो देखते हैं। और क्या क्या करता है? नंबर 1, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। देखो भाई सामान बन के तैयार है, ये मार्कर मेरा बन के तैयार है। अब सप्लायर को, बिजनेसमैन को, प्रोड्यूसर को समझ में नहीं आ रहा है कि उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाए कैसे, कस्टमर तक प्रोड्यूसर सामान को पहुंचाए कैसे। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। कैसे करता है? बाय ट्रेड, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड की हेल्प से रिमूव करने का काम करता है। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो कॉमर्स क्या करता है? लिंक क्रिएट करता है। किसके बीच में? प्रोड्यूसर साहब के बीच में और हमारे कंज्यूमर जी के बीच में लिंक करने का काम करता है इन कॉमर्स। नंबर 2, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब देखो, अब देखो सामान बन के तैयार है, पहला काम तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, आदमी ढूंढ लिया भाई, पहुंचा दिया। अब जो है प्लेस, प्लेस का मतलब मान लो सामान बन के तैयार हुआ है कानपुर में। कहाँ बना है सामान? कानपुर में। पहुंचाना है लखनऊ। अब कानपुर से लखनऊ सामान कैसे जाएगा? हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं, हाथ में लेके तो जाओगे नहीं, कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रॉब्लम को भी जो रिमूव करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। और जो ट्रांसपोर्ट से आप रिमूव करते हो वो एक्टिविटी भी किस में आती है? कॉमर्स में ही आती है। तो ये रिमूव करने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। कैसे करता है? कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय होल्डिंग एंड सॉरी कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो कॉमर्स रिमूव कैसे करता है इसको? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट की हेल्प से रिमूव करता है। सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, पानी वाला जहाज, हवाई वाला जहाज, ट्रेन, बस, है ना, छोटा हाथी, ये सारी जो चीजें होती है उससे रिमूव करने का काम करता है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब भाई हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम, अब देखो बहुत से गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड हमेशा नहीं होती है, टाइम पे टाइम होती है। तो कॉमर्स क्या करता है? उसको अपने पास सेफ रखने का काम। कहाँ पे सामान को हम लोग रखते हैं बता चुका हूं मैं बार बार, वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में रखने का काम भी कौन करता है? कॉमर्स करता है। तो कॉमर्स इस हिंड्रेंस कैसे करता है दूर? कॉमर्स रिमूव्स दिस हिंड्रेंस बाय होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स इन वेयर हाउस। कॉमर्स क्या करता है? उन सारे गुड्स को रिजर्व कर लेता है। कहाँ पे? वेयर हाउस में। Until they are sold to customer, जब तक कस्टमर को वो गुड्स सोल्ड नहीं जाते हैं तो उसको संभाल कर रखने का काम जो वेयर हाउस में किया जाता है उसको कौन रखता है? कॉमर्स रखता है। तो कॉमर्स क्या करता है? गुड्स को खराब होने से भी बचाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब भाई बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होंगे। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। तो एक प्रॉब्लम रिस्क की आती है भाई। अब सामान भेजा आपने शिप से, ट्रांसपोर्ट से, एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें ना हो तो कॉमर्स रिमूव करता है द रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज ड्यू टू थेफ्ट, फायर, एक्सीडेंट एक्सेट्रा बाय मींस ऑफ इंश्योरेंस। तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉमर्स के जरिए से ही होती है। इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जिससे अगर सामान चोरी भी होता है तो इंश्योरेंस वाला आपको कंपनसेट कर देगा। ठीक। नंबर 5, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब भाई बिजनेस कर रहे हो तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब सिंपल बोलूं तो पैसा होता है। अब पैसे कहां से मिलते हैं? प्रोवाइडिंग फाइनेंस थ्रू बैंकिंग। बैंकिंग के जरिए से हमें पैसे मिलते हैं। तो बैंक क्या करता है? कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंस थ्रू बैंकिंग। थ्रू बैंकिंग के जरिए से हमें पैसे मिलने का काम होता है। तो ये बैंक हमारे इस हिंड्रेंस को भी रिमूव कर देता है। नंबर 6 और लास्ट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब कस्टमर को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट मिल रहा है, कस्टमर को नॉलेज ही नहीं है, कस्टमर को पता ही नहीं कि किसी प्रोडक्ट के बारे में। तो इस हिंड्रेंस को रिमूव करने का काम कौन करता है? कॉमर्स करता है। और कैसे करता है? एडवर्टीजमेंट के हेल्प से। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस थ्रू एडवर्टाइजिंग। कॉमर्स रिमूव दिस हिंड्रेंस थ्रू एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग की हेल्प से कॉमर्स क्या कर रहा है?
इस प्रॉब्लम को भी रिमूव करने का काम कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये 6 इंपॉर्टेंस जो मैंने बता दी, कॉमर्स था वो भी मैंने बता दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके हम लोग को देखना है एड्स टू ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है। उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। मैं बस 2 सेकंड वापस आया, फिर आज जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करवाता हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ट्रेड क्या होता है। देखो, कॉमर्स समझ में आ गया, इंडस्ट्री समझ में आ गया, ट्रेड क्या होता है। ट्रेड सिंपल वर्ड में बोलूं, ऐसी जगह, ठीक है, जहां बाइंग एंड सेलिंग होती है। अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो क्या है, अल्टीमेटली ट्रेड है। जहां बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो क्या है, ट्रेड है। अब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो वो क्या होता है, ट्रेड होता है। इतना क्लियर है, सिंपल लिख के आना। अब देखो, ट्रेड को 2 पार्ट में बांटा गया, एक है डोमेस्टिक ट्रेड, एक है हमारा फॉरेन ट्रेड। अब डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, डोमेस्टिक ट्रेड को हम लोग इंटरनल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, पहले याद कर लो। अगर क्वेश्चन में इंटरनल ट्रेड लिख के तो गलत, परेशान मत होना, गलत मत करना। फॉरेन ट्रेड को हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलो। अब ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो ट्रेड होता है। अब डोमेस्टिक ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है विद इन आवर जोग्राफिकल बाउंड्रीज। मतलब बाइंग एंड सेलिंग आर डूइंग विद इन आवर जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जोग्राफिकल बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है हमारी कंट्री में ही, इंडिया में ही बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, यूपी से एमपी में हो रही है, एमपी से जो है राजस्थान में हो रही है, कहने का मतलब बाइंग एंड सेलिंग हमारी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही हो रही है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। और डोमेस्टिक ट्रेड को 2 पार्ट में बांटा गया, एक है होलसेल ट्रेड, दूसरा है क्या है, रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है बच्चों, होलसेल ट्रेड का मतलब होता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है लेकिन बल्क में होती है। किसमें होती है, बल्क में, जहां पर सामान इकट्ठा खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। और रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड का मतलब होता है जहां पर 1 बाय 1, ठीक है, जैसे आप मोहल्ले वाले होते हैं ना, एक पैकेट पाउच दे दिए, है ना, आधा किलो चीनी दे दिए, ये सब कौन होते हैं, हमारे रिटेल ट्रेड होते हैं। जहां पर एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, मतलब हम लोग फुटकर में सामान खरीदा बेचा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड बोलते हैं। ठीक। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है ऐसी प्लेस जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है बट, ठीक है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर हो रही है। यहाँ पर क्या था, विद इन आवर जोग्राफिकल बाउंड्री, इसमें क्या है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर, आउट ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री। समझ में आ रही बात? तो अगर बाइंग एंड सेलिंग इंडिया के अंदर ही हो रही है, डोमेस्टिक ट्रेड। अगर बाइंग एंड सेलिंग इंडिया के बाहर भी हो रही है, वो क्या हो गया, फॉरेन ट्रेड। जैसे इंडिया की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है नेपाल से, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जब बाइंग एंड सेलिंग एक कंट्री की दूसरी कंट्री से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड। समझ में आई बात? अब देखो, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, ऑन-ट्रांसपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है सर? इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब किसी कंट्री से सामान बाहर से मंगाया जाता है, जब किसी कंट्री से सामान बाहर से मंगाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ट्रेड। जस्ट सपोज मान लो मैंने बाहर से जो है कोई मशीन मंगाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मंगाई, तो वो बाहर से आ रही है ना, अमेरिका से आ रही है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ट्रेड। जब सामान आप अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में भेजोगे, बेचोगे, यहाँ पे आप खरीद रहे हो, अब यहाँ पे आप भेजोगे, बेचोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। समझ में आ रही बात? और ऑन-ट्रांसपोर्ट ट्रेड क्या होता है? ऑन-ट्रांसपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब आप किसी और कंट्री से सामान मंगाओगे अपने यहाँ, फिर अपना प्रॉफिट लोगे और फिर किसी और कंट्री को बेच दोगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन-ट्रांसपोर्ट ट्रेड। जैसे मतलब मान लो आपने मान लो इराक से आपने पेट्रोल लिया, इंडिया ने इराक से पेट्रोल लिया और उसके बाद बांग्लादेश को क्या किया, बेच दिया। मतलब इराक से मान लो 100 रुपए में लिया, अपना मार्जिन लिया 120 रुपए का, इसको 120 रुपए का बेच दिया, मतलब 20 रुपए का अपना प्रॉफिट ले लिया। मतलब ऑन-ट्रांसपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब आप बाहर से सामान मंगाते हो, अपना प्रॉफिट लेते हो, फिर किसी और कंट्री में बेच देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन-ट्रांसपोर्ट ट्रेड। समझ में ये बात? ये होता है हमारा ट्रेड। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो पूछो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ लेना। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी खत्म कराता हूँ, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, रफ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है एड्स टू ट्रेड। क्या है एड्स टू ट्रेड? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देखो जब ट्रेड करते हो वहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो बाइंग एंड सेलिंग करने में जो सारी चीजें आपको हेल्प करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड। क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड। अब देखो एड्स टू ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, लगभग वही चीजें जो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स पे थी, है ना। मैंने बता चुका है लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। तो एड्स टू ट्रेड जब आप बाइंग सेलिंग करते हो तो कौन कौन सी चीजें जो आपको हेल्प करती है? देखो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, सामान बन के तैयार है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। भाई सामान रखा है, इलाहाबाद से कानपुर जाना है, कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये रिमूव करता है। उसके बाद कौन हेल्प करता है? भाई वेयर हाउसिंग। भाई सामान है, अभी सामान डिलीवर करने में टाइम है ना, अभी डिमांड नहीं है, गुड्स को कहाँ संभाल के रखे, उसको हेल्प करता है कौन? वेयर हाउस। उसमें वेयर हाउस के जरिए से क्या होता है? आप सामान को अपने वेयर हाउस में सेव करके रख सकते हो, जब डिमांड होगी, जब लोग डिमांड करेंगे तो आप प्रोडक्ट को सेल कर देना। ठीक है। नंबर 3 बैंकिंग। भाई इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करता है? बैंक करता है। तो बैंक इस तरह की प्रॉब्लम को रिमूव करता है। ठीक। नंबर 4 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भाई सामान खराब ना हो, चोरी ना हो, ये सारी चीजें नहीं हो, है ना, तो पता ही। तो उन सारी चीजों से बचाने का काम कौन करता है? इंश्योरेंस करता है। ये भी एड्स टू ट्रेड में आ गया। नंबर 5 एडवर्टीजमेंट। भाई लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एडवर्टीजमेंट करता है। कौन करता है भाई? एडवर्टीजमेंट करता है। तो एडवर्टीजमेंट के जरिए से लोगों को मालूम चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है। और लास्ट क्या है? पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब होता है एक तरह से कि सामान जैसे आपका शिफ्ट हो रहा है तो उसको आपने पैकेज कर दिया ताकि वो सामान टूटे नहीं पाए, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होने पाए, स्पॉइल नहीं होने पाए, है ना। तो पैक करना होता है ना, ऊपर से पैक कर दिया कार्टून वगैरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैकेजिंग। और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, ये सारी चीजें आती है पैकेजिंग में। तो ये सारी चीजें हैं जो एड्स टू ट्रेड होती है, जो ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग में हेल्प करती है, फैसिलिटेट करती है, ताकि बाइंग एंड सेलिंग स्मूथली क्या हो, अच्छे से हो सके। तो ये होता है हमारा टॉपिक और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 1-2 टॉपिक तो बचा हुआ है बेटा, उसमें कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, ट्रेड में डिफरेंस बोला हुआ है। मैं नोट जब अपलोड करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी आपकी बुक में है, जाके देख लो, कोई भी 5 डिफरेंस देख लेना। ऐसा कोई खास चीज नहीं कि उसमें बताया जाए कि ट्रेड में क्या डिफरेंस है, इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है, कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। आपको नॉर्मली पता है, पूरे चैप्टर में आप ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स ही पढ़ते आए हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। उसके अलावा भी दिक्कत हो, अगर आप डिफरेंस को नहीं कर पाओगे तो बताना, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेरे हिसाब से ये चैप्टर कंप्लीट है।